गाइस व्हाट्स अप, दिस इज आयुष फ्रॉम आयुष क्लासेस। और भाई यार, आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को। लाइट चैप्टर चल रहा है हमारा, आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता तो यार इंट्रोडक्शन वाली वीडियो जरूर देखना, इसके पहले मैंने डाली थी, बस जाना यूट्यूब पे सर्च कर देना आयुष क्लासेस लाइट लेक्चर 1, आपके सामने वीडियो आ जाएगी, उसको जरूर देखना। आज का एजेंडा क्या रहेगा, आज की क्लास में पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश क्या खत्म ही कर देंगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को इन दोनों को ढंग से समझेंगे, इनके लॉस समझेंगे, इनके ऊपर कुछ एक आध न्यूमेरिकल्स करके देखेंगे ताकि हमको बातें क्लियर होने लग जाए, हमको आगे वाले लेक्चर्स की बातें समझ में आए। एनसीईआरटी के तरीके से थोड़ा हटके पढ़ा रहा हूं मैं, थोड़ा हटके पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। एनसीईआरटी के अंदर अलग तरीके से दे रखा है, पढ़ाऊंगा मैं भी सारा जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है, लेकिन टॉपिक वाइज जो मैं काटूंगा टॉपिक्स को, या फिर टॉपिक वाइज जो मैं लगाने वाला हूं अपनी सीरीज को, वो थोड़े अलग होगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैंने ये करा दी ये नहीं कराया, सब कुछ होगा यार, लेक्चर धीरे धीरे आने दो। देखो भाई समझो, हमको याद है भाई हमने पढ़ा था लाइट, ठीक है। लाइट है क्या? लाइट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, दैट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का एक टाइप है विच enables us to see, which enables us to see। यानी कि लाइट एक एनर्जी का टाइप है जो कि हमको देखने में मदद करता है किसी भी चीज को, ठीक है भाई। यानी कि मान लीजिए मेरे सामने मार्कर है, मार्कर को मैं क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि यहाँ पे आसपास लाइट्स है, ठीक है। ये लाइट्स क्या कर रही है, इस पर टकरा रही है, मेरे पास वापस आ रही है। लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो देखो यार, उसके अंदर ये सब मैंने समझाया है, ठीक है। मेरे पास वापस आ रही है, इसमें जो फिनोमिना लग रहा है, फिनोमिना क्या होता है, जो चीज बात होती है जिनको एक्सप्लेन हम ढंग से नहीं कर सकते, देखिए 2-3 चीजें हैं, मैं आपको समझा देता हूं, एक ही है मैं दो, कि फिनोमिना क्या है। फिनोमिना एक ऐसी टर्म है या फिर कोई ऐसी चीज है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब मैं बोलूं सूरज चमकता है, वो चमकता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके अंदर हीलियम गैस का अमाउंट है, ठीक है। हीलियम, हाइड्रोजन एटम, ये सब उसके अंदर है, वो फिनोमिना है तो है भाई, उसमें क्या बताऊं। ऐसी लाइट है, लाइट एक फिनोमिना, सॉरी ऐसी लाइट है, लाइट अपने फिनोमिना चीजें करती है, लाइट स्टार्स को चमकवाती है, लाइट शेडो बनवाती है, सब फिनोमिना है। शेडो बनती है तो बनती है, कोई रीजन नहीं है इसके पीछे, ठीक है। जो डेफिनेशंस होती हैं वो रीजंस के नाम पे रखी जाती हैं, वो हमने बनाई है, हमारे हिसाब से हम डेफिनेशन सेट कर लेते हैं। लेकिन फिनोमिना की क्या डेफिनेशन, ठीक है। फिनोमिना तो होता ही है, ऐसी लाइट के कुछ फिनोमिना, जैसे हमने पिछली क्लास में, पिछले लेक्चर में आपको याद होगा डिफ्रैक्शन पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, दोनों अलग अलग है, वो रिफ्लेक्शन है और एक रिफ्रैक्शन है। ध्यान से मेरी बात समझेंगे, ठीक है। लाइट एक टाइप ऑफ एनर्जी जो कि हम देखने में मदद करती है किसी भी चीज को, ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, बाकी सारे टर्म्स डिस्कस हो गई हैं। देखिए हमने एक डिफ्रैक्शन छोटा सा फिनोमिना डिस्कस करा था, मेन जिनके ऊपर हमारा पूरा चैप्टर खड़ा है वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना, ये लाइट की डेफिनेशन थी, और रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना। फिनोमिना की स्पेलिंग अलग अलग होती है, यहां पे मैंने फिनोमिना लिखा है, फिनोमेनन भी लिखा होता है कई जगह। अगर मैं प्रोनाउंसिएशन बोलूं तो फिनोमिना ही जाएगा, समझिएगा मेरी बात, यानी कि इसकी जगह NON भी लिखा हो तब इसको फिनोमिना ही पढ़ेंगे, बात वही पड़ेगी, ठीक है। अब दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। रिफ्लेक्शन इज द फिनोमिना ऑफ लाइट in which the light ray bounces back in the same medium, from where, डरना नहीं है, समझाऊंगा, it had come। आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। रिफ्लेक्शन लाइट का फिनोमिना है कि लाइट जहां से जाती है वहीं पे वापस आ जाती है, बाउंस बैक। जैसे आपने एक बॉल है, मान लीजिए मैं बॉल को यहां पे फेंकू सामने, मैं बॉल को यहां पे सामने फेंकता हूं तो बॉल वापस आ जाएगी, बाउंस बैक, ठीक है। ये है किसी का वर्ड, छोड़ा है, ठीक है। ये मार्कर अगर मैं यहां पे फेंकता हूं तो वापस उल्टा आ जाएगा, क्यों? बाउंस बैक हो रहा है यहां पे, ठीक है। यही चीज होती है रिफ्लेक्शन के अंदर। मान लीजिए अगर मैं लाइट यहां पे मारता हूं तो लाइट वापस उल्टी आ जाएगी, ठीक है, वापस आएगी, वो चीज होती है रिफ्लेक्शन। इसको ध्यान से समझेंगे, अगर आपने नोट नहीं करा तो उसको नोट करो यार, रिफ्लेक्शन को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखो भाई हेडिंग लगा लेना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब समझ में आया? नहीं आया तो आ जाएगा।
मान लीजिए मैं कोई भी हाईली पॉलिश सरफेस ले लेता हूं, मिसकंसेप्शन मत डालना अपने दिमाग में, फालतू की बातें मत डालना है, खाली मिरर ही हो सकता है। मिरर जो हमारे पास मिरर है वो सबसे ज्यादा हाईली पॉलिश सरफेस है। हम कोई भी पॉलिश सरफेस ले सकते हैं, सबसे ज्यादा जो इस वक्त हमारे पास हाईली सरफेस है, हाईली पॉलिश सरफेस है, जो कि सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन कराती है, वो हमारी है मिरर। ठीक है, ये क्या मेरा हाईली पॉलिश सरफेस, हाईली पॉलिश्ड सरफेस। एनसीईआरटी में इसको मिरर भी बोला गया, कोई नहीं, क्योंकि मिरर ही है जो सबसे ज्यादा पॉलिश होता है। कुछ भी ले सकते हैं जो कि पॉलिश है। ठीक है, होता क्या है, मान लीजिए एक लाइट आई, इस चैप्टर में हम खाली रे नेचर को डिस्कस करने वाले हैं लाइट के। ठीक है जी, हम वेव नेचर को डिस्कस नहीं करेंगे, वेव नेचर हमको क्लास 12 में पढ़ना है। पूरा एक वेव ऑप्टिक्स नाम से चैप्टर आएगा। आप पूछेंगे ऑप्टिक्स क्या होता है? ऑप्टिक्स यार एक ब्रांच होती है साइंस की जो कि डील करती है, फिर फिजिक्स की एक ब्रांच होती है खाली लाइट के फिनोमिना, उनके बारे में, उनकी इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, ऑप्टिक्स एक ब्रांच होती है जिसकी दो ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स जहां पे पार्टिकल नेचर देखते हैं, और वेव ऑप्टिक्स जहां पे वेव नेचर देखते हैं। बात समझ में आनी चाहिए। होता क्या है जी, लाइट की रे आई, जो रे आती है पॉली सरफेस के ऊपर गिरती है, उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। याद कर लो जी, इंसिडेंट रे। उसके बाद बाउंस बैक होके उल्टी चली जाती है। आप शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, आपको शक्ल दिखती है, क्यों? लाइट पहले वहां गई, फिर वापस आपकी आंखों में आके गिरी, वही चीज हो रही है, इंसिडेंट रे। और उसके बाद क्या आती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्शन हुआ ना, रिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ, रिफ्लेक्टेड रे। बात सबको क्लियर है? ये दो चीज होती है। एरो बनाने जी बहुत जरूरी है, जो एरो मैंने बना रखे यहाँ पे, लीजिए और मोटे बना देता हूं। ये एरो बनाने बहुत जरूरी है, तभी टीचर को समझ में आए कि रे बनाइए और कहां से कहां पर लाइट ट्रेवल करिए वो बनाया है। ठीक है, हम एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल जी, एन से जिसको डिनोट करते हैं, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं नॉर्मल। ध्यान से समझिएगा, रिफ्लेक्शन फिर बता रहा हूं, इंसिडेंट रे आती है, रिफ्लेक्टेड रे जाती है। बात समझ में आया? ये डायग्राम आपको बनाना है। देखिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर सबसे पहला लॉ हमारा क्या है? ऑल दैट इज इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे जो है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल lie on the same plane। पहला बोलो दूसरा बोलो, कोई दिक्कत नहीं। ये जो तीनों रे हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, एन से डिनोट करते हैं जिसको, नॉर्मल रे नहीं है ये, खाली नॉर्मल। ठीक है, ये तीनों की तीनों लाई करती हैं एक ही प्लेन पे, यानी कि एक ही मिरर के ऊपर आ रही है या फिर एक ही पॉली सरफेस के ऊपर आ रही है जी। बोलो हाँ या क्लियर है, नहीं है? ठीक है, उसके बाद हमको पता लग गया कि भाई तीनों एक ही के ऊपर आ रही है, तो मिलेगा ऑल दैट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये तो हो गया जी सबसे पहला लॉ, हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का। दो ही लॉ है। दूसरा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा। जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे होती है, नॉर्मल आप सब समझ रहे हैं ना, नॉर्मल यानी कि इसके साथ सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी। बात क्लियर है ना? नॉर्मल यानी कि सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही होगी। नॉर्मल, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड, बातें एक ही तो है, गड़बड़ नहीं मचानी, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी, ध्यान से समझो। ये क्या होता है हमारी एंगल ऑफ इंसिडेंस, छोटे ऐसे डिनोट करते हैं, होता है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, छोटे आर से डिनोट करते हैं, छोटे आर से डिनोट करते हैं। भूलनी नहीं है चीजों को, ध्यान से समझो। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ, अरे यार, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में बनता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले गलती हुई थी, कोई नहीं। ये दोनों एंगल ही आपस में इक्वल होते हैं हमेशा, हमेशा ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे जब भी रिफ्लेक्शन होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इज ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंस दोनों आपस में इक्वल होंगे। ऐसे लिख देंगे, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन लगाते हैं बढ़िया तरीके से। चलो नोट कर लो भाई, नोट नहीं करा है तो।
बढ़िया तरीके से घर पे जाओ, पढ़ाई करो, नाम रोशन करो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन बनाता हूं मैं। ये रही अपनी कोई पॉली सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर एरिया की गिरी, ये रे गई, ये बीच में क्या है, नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, पूरा पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं। ये एंगल बोल दिया जी 60 डिग्री। क्वेश्चन बोलता है फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालो, क्वेश्चन नहीं बोला, ध्यान से समझो। ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ध्यान से समझेंगे। 60 डिग्री प्लस ये, इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको मान लेते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो होते हैं। 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू 90 डिग्री। सबको पता है ये नॉर्मल के साथ एंगल है ना पूरा, यानी कि एंगल आई या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस 60 डिग्री हमारा क्या होगा, 90 डिग्री इक्वल नॉर्मल एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल तो होता है। तो एंगल आई हमारा निकल जाएगा कितना जी, 90 डिग्री, इधर प्लस का 60 उधर जाके माइनस का 60 डिग्री हो जाएगा, 90 माइनस 60 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया हमारा 30 डिग्री। ये तो निकालना ही नहीं था, ये तो पूछा ही नहीं। पूछा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल आर पूछा है। हमको क्या पता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने दूसरा लॉ जो पढ़ा है, ठीक है, वो यही बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर हमारी रिफ्लेक्शन हो रहा है तो। देखते हैं, यानी कि हम क्या लिख देंगे, सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पूरा पूरा लिखना है ना भाई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, देयरफॉर एंगल आर इज आल्सो इक्वल टू द, ये 30 डिग्री तो वो भी 30 डिग्री। समझ में आएगी, फटाफट से नोट करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, आपकी प्रैक्टिस होगी, पॉज करेंगे, ट्राई करेंगे। जिसने पॉज करके ट्राई करा वो गधा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा, देखो ये रही सरफेस, ये रही सरफेस, ठीक है, इधर आई इंसिडेंट रे, इधर गई एक, इधर भी गई एक। नॉर्मल बना देते चलिए जो आपकी आसानी के लिए। इस वाले एंगल को बोलता हूं 60 डिग्री। बताएं जी ये वाला एंगल कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये वाला एंगल बताओ। 3 2 1, ठीक है जी। चलो मैं कराता हूं, सीधा सीधा कराऊंगा, स्टेटमेंट वगैरह खुद ही लिख लोगे। ये 60 है तो ये मेरा 30 डिग्री होगा। क्यों होगा जी, 90 प्लस, लिख के करूं क्या, देख लो यार, सिंस 60 डिग्री प्लस इसको एंगल आई मान लेता हूं, प्लस एंगल आई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो एंगल आई कितना होगा, 90 माइनस 60, इधर प्लस का 60 उधर माइनस का हो गया ना, इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल गया मेरा कहां का, ये 30 डिग्री निकल गया मेरा, ये 30 तो ये भी 30, यानी कि एंगल आर तो मान रहा है तो इसको R1 मान लेते हैं, डिनोट आर से तो करना, R1 R2 चला देते, कोई दिक्कत नहीं। सिंस एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल R1, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूरा लिखना, लिख देना, रीजन जरूर लिखना है, टीचर मानेगा नहीं, क्या कर दिया इसमें, समझ में नहीं आएगा भाई साहब टीचर को तो समझाना है, तुम्हें आता है पेपर में, सबको पता है, लेकिन टीचर को जब तक समझ में नहीं आएगा तुमको नंबर नहीं देगा, तुमको हमको नंबर चाहिए, छीन ले उससे नंबर। तो हमें पता लग गया एंगल R1 भी कितना हो गया हमारा, ये वाला एंगल जो R1 है हो गया हमारा, ये भी 30 डिग्री हो गया। बहुत ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, ध्यान से समझ। ये हमारी सीधी लाइन है, Z दिख रहा है, Z ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ले क्वेश्चन को थोड़ा ढंगा करते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, Z दिख रहा है, तो हमको क्या पता लगा, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। सुना नहीं सुना ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में, यानी कि इसको मैं मान लेता हूं A, तो एंगल A इक्वल होगा मेरा एंगल R1 के ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पूरा लिखना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल A भी कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, ठीक है जी। ये जो एंगल है ये कितना हो गया 30 डिग्री, ये वाला एंगल मैं निकाल लूंगा, इसको एंगल I1 मान लेता हूं, I तो यहां पे मान लिया था ना, तो हमको पता है कि एंगल A प्लस एंगल I1 ये होगा 90 डिग्री के इक्वल। ये देखो ये एक सिचुएशन थी, एक सिचुएशन, दो क्वेश्चनों को मिलाया मैंने, ध्यान से समझेंगे, ये एक सिचुएशन थी, दूसरी सिचुएशन है। एंगल A प्लस एंगल I1, A कितना है मेरा 30 डिग्री, I1 मेरे को निकालना है, ये हो गया मेरा 90 डिग्री के इक्वल, तो एंगल I1 कितना हो जाएगा मेरा 90 डिग्री, इधर प्लस का 30 है, उधर जाके माइनस का 30 डिग्री, तो एंगल I1 भी कितना आ गया मेरा भाई, ये 90 माइनस 30 60 डिग्री। बच्चों की तरह करा रहा हूं यार, बिल्कुल ध्यान से समझते चले जाओ। एंगल I1 आ गया, एंगल I1 हमेशा इक्वल होगा एंगल R के, बताओ जी, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमें जैसे बताया, एंगल I1 हमेशा इक्वल होगा एंगल R के,
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से तो हमें पता लग गया भाई एंगल आर बी सिंस यहाँ पे देयरफॉर एंगल आर बी इक्वल होगा मेरा 60 डिग्री के, इससे इक्वल समझ में आ भाई एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकाला। पूछा था इसमें फाइंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये था भाई क्वेश्चन शुरुआत में मैंने बताया भी था, फाइंड एंगल आर। ठीक है भाई, समझ में आया बढ़िया तरीके से, यही था भाई, रिफ्लेक्शन में और कुछ है ही नहीं। चलिए जी आते हैं अब अपने रिफ्रैक्शन के टॉपिक पे। नोट कर लेंगे, नोट नहीं किया तो 3 2 1 ओके। नोट करेंगे बढ़िया तरीके से, सबसे बढ़िया नोट्स आपकी इस वक्त कॉपी में लिखे जा रहे हैं, उनको खोना नहीं है जब तक आपका साल का एंड ना आ जाए। मजाक कर रहे नहीं यार, खोनेंगे नोट्स, नोट्स की बहुत ज्यादा कदर करनी है। ठीक है, आप जो अपने हाथ से लिखते हो ना, वो मन नहीं करता आपका काटने का। क्यों नहीं मन करता? क्योंकि आपने उसमें मेहनत लगाई है। ठीक है, जब आप मेहनत करोगे ना तो आपको पेपर में हमेशा अच्छा करने का ही मन करेगा, लेकिन वो मेहनत करने के लिए अंदर से मोटिवेशन नहीं आता। वो मोटिवेशन आपको जगाना पड़ेगा, सिचुएशन देखनी पड़ेंगी आपकी आसपास कैसी है। ठीक है, अगर सिचुएशन ही अच्छी नहीं है तो फिर आपको और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, मुझे इन सिचुएशन को अच्छा करना है, मुझे घर के हालात सुधारने हैं, फिर और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फालतू की बातें बहुत मारता है यार तू, कोई नहीं यार, बच्चों को तो समझा दे। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन क्या है? डेफिनेशन लिख लेते हैं। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिना of light in which light enters a media from another media and bends। इस लाइन में अपने आप में काफी तगड़ा मतलब है। रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना लाइट का जिसके अंदर लाइट एक मीडिया से दूसरी मीडिया में जाती है और वो बेंड कर जाती है। इन सब चीजों को समझने के लिए हमको सबसे पहले तो जानना होगा कि मीडिया क्या होता है। तो देखते हैं मीडिया क्या है। सबसे पहले तो मीडिया में कोई डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, समझते हैं। मीडिया है आसपास का एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास का मीडिया क्या है? सिंपल सा एयर। ठीक है, स्पेस में चले जाएंगे तो वहां का मीडिया क्या है? वैक्यूम। वाटर में चले जाएंगे तो वहां का मीडिया क्या है? वाटर, एक्वेटिक लाइफ। अगर मछली से पूछेंगे भाई तू कहां रहती है, तेरा मीडिया क्या है, तो बोलेगी वाटर, पानी। ठीक, मीडिया वही होता है। मीडिया दो टाइप से हो सकते हैं, यानी कि आसपास का एटमॉस्फेयर दो तरीके का हो सकता है। सबसे पहला रेयरर और एक होता है डेंसर। मीडिया भी बोल देते हैं, मीडियम भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रेयरर मैं बोलूं तो इतने से एरिया में, और इसमें भी इतना सा ही एरिया लेता हूं। रेयरर में कम, इतने से एरिया में कम पार्टिकल्स हैं। डेंसर में ही इतने से ही एरिया में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपके? दिमाग में कुछ जा रहा है? कपाट खुले नहीं खुले? वो कपाट खोल देना जी, तो दिमाग को सही। यानी कि ऐसे समझो यार, भंडारा बट रहा है, भंडारे की लाइन में अगर बढ़िया इलाका है तो वहां पे कम लोग पहुंचते हैं, अगर बेकार इलाका है तो वहां पे भर भर के लोग पहुंचते हैं। अगर आप गए कि भाई किसी अच्छे इलाके में, ठीक है, आप अच्छे इलाके में भंडारा खाने गए तो वहां पे बहुत कम लोग होते हैं। जो भी लोग होते हैं ढंग से बिल्कुल तरीके से खा रहे होते हैं, ढंग से ले रहे होते हैं, लाइन भी बढ़िया तरीके से लगी होती है। आप प्यार से जाके बीच में से कहीं से भी निकल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहीं पे बात करूं अगर मैं डेंसर की, आप एक बेकार से झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में गए, ठीक है जी, वहां पे समझ गए आप, लोग ऐसे भीड़ लगा रहे हैं, लाइन का कोई मतलब नहीं है, लाइन बार बार एक आदमी आता है लगवाता है, फिर दोबारा लाइन तोड़ के आगे घुस जाते हैं, तो वहां पे आपका निकल पाना है, भंडारा आसानी से ले पाना बड़ा ही मुश्किल है। एक सिस्टमैटिक वे में सब कुछ नहीं हो रहा, हो भी रहा है तो बहुत सारे लोग हैं, तादाद काफी ज्यादा है। कितने एरिया में कितनी चीजें हैं, वो चीज कहलाती है डेंसिटी। हिंदी में बताऊं तो रेयरर में डेंसिटी होती है कम, डेंसर की डेंसिटी होती है ज्यादा। डेंसर अलग है, डेंसिटी अलग है, दोनों वर्ड्स अलग अलग है। डेंसर में डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स होती है ज्यादा, जबकि रेयरर में डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स होती है कम। कुछ समझो, जैसे मैंने आपको बताया अगर जगह खाली होगी तो आप आसानी से भाग पाओगे, यानी कि अभी आगे समझेंगे। लाइट अगर आएगी तो दूर दूर तक जा सकेगी, ठीक है कि लाइट अगर आएगी तो दूर दूर तक जा सकेगी। वहीं पे अगर बात करूं मैं डेंसर की, लाइट अगर आएगी तो ज्यादा दूर नहीं जा पाएगी।
बात समझ में आ रही है? दोनों मीडियम का मतलब समझ में आया? कुछ डेफिनेशन है, कुछ नहीं है, ठीक है। अगर लिखनी है तो रेयर द मीडियम या फिर द मीडिया इन विच डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स इज लो, सेम ही छाप देना, इज हाई, यानी कि डेंसिटी इसमें क्या होती है, बस हाई होती है। बड़ा इजी है कंसेप्ट यार, बहुत ज्यादा इजी कंसेप्ट है, ठीक है। समझ में आ भाई मीडियम मीडिया क्या होता है? अब जी समझते हैं हम आगे वाली बात। रिफ्रैक्शन समझ में क्या आया कि क्या होता है, ठीक है। अभी नहीं समझ में आया तो अब आ जाएगा जी, ध्यान से समझना। मैं दो मीडिया उठाता हूं, ध्यान से समझेंगे, मैं दो मीडिया उठाऊंगा, मैं बॉक्स में पैक कर रहा हूं दोनों मीडिया को। यह है मेरा मीडिया 1 या फिर मीडियम 1, यह मेरा मीडियम 2। मैं बोलता हूं जी मीडियम 1 से मैंने लाइट भेजी मीडियम 2 में, ये डेली लाइफ में कैसे देखोगे? घर में पानी की बाल्टी है, सुबह सारे नहाते होंगे, सबको पता है, सबने एक्सपेरिमेंट करके दे रखे हैं, ठीक है, सबने करके देख रखे हैं वैसा पानी की बाल्टी पे, तो ठीक। होता क्या है, हम हवा में से यानी कि एयर में से अगर टॉर्च मारे वाटर में, यानी कि एयर का जो मीडियम है वो थोड़ा रेयर है, लेकिन अगर मैं वाटर का मीडियम देखो वो थोड़ा डेंसर है। बात समझ में आ रही है? ऊपर वाला मीडियम क्या है, रेयर है, नीचे वाला डेंसर है, क्योंकि नीचे पार्टिकल्स का अमाउंट ज्यादा है, ऊपर पार्टिकल्स का अमाउंट कम है। मेरी बात समझ रहे हो? मेरी बात समझो। देखो भाई होगा क्या, ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 है। मान लो जी मैंने यहां से एक रे फेंकी, भाई इंसिडेंट रे बोलेंगे इसको, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे मैंने फेंकी। भाई सेम बात इसमें भी नॉर्मल बनेगी जी एक, लेकिन नॉर्मल जाएगी अगले मीडियम तक, ठीक है। होगा क्या, एक रे इसके अंदर चली जाएगी। जब आप पानी के ऊपर रे फेंकते हैं तो बाउंस बैक तो नहीं होती है, बाउंस बैक नहीं होती ना, वो अंदर चली जाती है। क्या होता है वहां पे, रिफ्रैक्शन। बात समझ में आ रही है? एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जब रे जाती है, जब हमारी रे ऑफ लाइट जाती है, तो वो रिफ्रैक्शन कहलाता है। और रिफ्रैक्शन में एक वर्ड लिखा रखा है, एंड इट बेंड्स, यानी कि मुड़ती भी है लाइट, थोड़ी बहुत मूर्ति है। बताऊंगा अभी कैसे मूर्ति है, क्या को रेयर है डेंसर, उसलिए तो समझाया, अभी समझेंगे। ये क्या, इंसिडेंट रे, और जो रे बन के निकली वो है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। क्या मेरी बात पल्ले पड़ रही है? दिमाग में कुछ बातें आ रही हैं, चल रहा है खोपड़ी, ठीक है। वही सेम बात नॉर्मल, इसको एन नाम के, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन यहां पे जो रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये भी आर से डिनोट होगा, ठीक है, ये भी एंगल आर से डिनोट होगा। बात समझ में? लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन हेडिंग लगाएंगे ये डायग्राम बनाने के बाद, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ क्या कहता है, सेम है भाई साहब, बस दूसरे लॉ में थोड़ी बहुत गड़बड़ आएगी, बाकी पहला लॉ बिल्कुल सही है। ऑल दैट इज इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल, वही सब बातें हैं, एंड रिफ्रैक्टेड रे lie on the same plane, लेकिन इसमें आगे हल्की सी बात बढ़ेगी, सेम प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मीडिया। इसका मतलब क्या है, ऑन द सेम प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू मीडिया। मेरे ख्याल से कईयों को समझ में आ गई, दोनों मीडिया के बीच की जो सेम प्लेन है या फिर जो सेम सरफेस है, इस पे वो कांटेक्ट में आती है, तीनों के तीनों रेज, इंसिडेंट रे भी, रिफ्रैक्टेड रे भी और नॉर्मल भी। बात समझ में? दूसरा लॉ क्या बोलता है, दूसरा लॉ बोलता है द साइन, मैं आपको इसी एनसीईआरटी में से लिखवाता हूं, ठीक है, आपको ऐसे का ऐसे याद करना, समझाना आपको दूंगा, मेरे पास एनसीईआरटी में उसमें से लिखाता हूं, ठीक है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, जो अंडरलाइन करना भाई, of incidence to the, इधर से लिख दो, to the sine of angle of refraction is a constant for the लाइट, इस साइन को मैं अंडरलाइन करेंगे, फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन
color and for the given pair of media. ठीक है, यही है. This law is also known as, मेरे ख्याल से जिन्होंने पढ़ रखा है वो इसी वर्ड का वेट कर रहे थे, स्नेल्स लॉ. फॉर्मूला कहां पे लिखूंगा यार, यहीं पे लिखूंगा, देखना तो. यानी कि जो रेशियो होता है साइन ऑफ इंसिडेंस और जो रेशियो होता है साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, सॉरी साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट के इक्वल होता है. ध्यान समझेंगे, वो कांस्टेंट के इक्वल होता है. अगर आपने पूरा नोट कर लिया तो मैं यहां पे लिखने वाला हूं, यहाँ ये चीज मिटाऊंगा मैं डायग्राम मिटा दूं. डायग्राम आपने बना लिया होगा, डायग्राम मिटा देता हूं. ये सेकंड लॉ के बाद की बात है. एक छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटे से या छोटा सा फार्मूला बोल सकते हैं, कैलकुलेशन भी नहीं. ठीक है, समझेंगे. ये क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल होता है जी कांस्टेंट के. जो कांस्टेंट है हमारा म्यू, इसको म्यू से बोलते हैं, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट. वैसे अगर इसका नाम बोलूं तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बड़ी जल्दी पढ़ने वाले हम. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. ठीक है, ये फॉर्मूला मिला. इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोला जाता है, इस अकेले सेकंड लॉ को, क्योंकि ये सर स्नेल ने दिया था. ठीक है, एक साइंटिस्ट थे स्नेल, उन्होंने दिया था. क्या बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इन दोनों का अगर मैं साइन का रेशियो निकालू तो म्यू के इक्वल आता है, जो कि कांस्टेंट नंबर है. इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोलते हैं. इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखेंगे तो आपको ढंग से क्लियर हो जाएगा. मेरे ख्याल से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपको क्लियर हो गए होंगे. एक क्वेश्चन करते हैं, बढ़िया तरीके से क्लियर होगा. नोट कर लीजिए, 3 2 1 ओके. एक क्वेश्चन करते हैं. ये बीच की सरफेस है, ठीक. इसके बाद हल्की सी एक्सप्लेनेशन भी देनी है मेरे को, अभी ध्यान से समझेंगे. बीच की सरफेस है, ठीक है. ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है. यहां से लाइट आई, यहाँ पे ये नॉर्मल बना दिया और यहाँ पे गई. ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है. ठीक है, सारी बातें क्लियर है. मैं बोलता हूं जी, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 30 डिग्री एंड इंसिडेंस नहीं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 30 डिग्री एंड म्यू इज 7, म्यू 7 लिख ले, इसको 30 लिखे, 30 लिख. ठीक है, and mu is, let's suppose 2, okay, 2. Find angle of incidence. क्वेश्चन ये है जी, क्वेश्चन ये है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे रखा है हमको 30 डिग्री, म्यू भी दे रखा है जी 2. हमको बताना है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा. क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले तो वो चीज लिख लेते हैं. आपको तरीका आना चाहिए न्यूमेरिकल्स करने का. सबसे पहले हम गिवन चीज लिखते हैं, फिर फॉर्मूला देखते हैं कौन सा लग रहा है, फिर उसको सॉल्यूशन करते हैं. देखो कैसे करूंगा मैं. क्या दे रखा है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी कि एंगल आर दे रखा है 30 डिग्री. सिंबल्स में लिखना है, म्यू दे रखा है 2. ठीक है, म्यू का कुछ नहीं होता, ना मीटर ना साइन ना कुछ, इसके कोई यूनिट लेस क्वांटिटी हमारी म्यू. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आगे आके हम समझेंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ेंगे. निकालना क्या जी, एंगल आई निकालना है. ठीक है, हमें पता है जी साइन आई बाय रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, साइन आर होगा हमारा म्यू के इक्वल. ब्रैकेट में लिख देंगे स्नेल्स लॉ. लिखना जरूर है जी, क्या चीज लगा रहे हो, स्नेल्स लॉ. आई साइन आई हमें निकालना है, इक्वल्स टू में म्यू हमें दे रखा है 2, नीचे साइन आर यानी कि साइन आर कितना है हमारा 30 डिग्री. हाँ, ये ट्रिग्नोमेट्री वाली सब कुछ चल रहा है. साइन 30 कितना होता है, 1/2. याद है नहीं है, 1/2 इक्वल्स टू 2. इधर डिवाइड में, इधर देखिए 1/2 जो इधर डिवाइड में है उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा. यहाँ पे 2 डिवाइड में है ना, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि साइन आई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2. ठीक है जी, बात समझ में आएंगे. मेरे ख्याल से गलत होगी, ध्यान से देखेंगे.
ये 1/2 है, ये 1/2 मेरा जाएगा सबसे ऊपर, ठीक है जी। अगर आपको आती है कैलकुलेशन तो हो जाएगा 2/2 साइन आई इज इक्वल टू 2/2। नीचे बताना भाई किसको कैलकुलेशन नहीं है, तो 2 से 2 मरा, बचा 1, साइन आई इक्वल आ गया मेरा 1 के, यानी कि क्या है यहाँ पे कर रहा हूं फाइनल सॉल्यूशन, साइन आई इक्वल आ गया मेरा 1 के। साइन आई कब 1 होता है, जब मेरा आई जो है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि एंगल जब साइन 90 डिग्री पे तो 1 होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया मेरा 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री पे इंसिडेंस हुआ होगा। प्रैक्टिकली देखे तो डायग्राम ऐसे नहीं बिल्कुल स्ट्रेट होगा, क्योंकि एंगल ये मैंने रेज नहीं बनाई, आप ध्यान से बनाएंगे। बात समझ में आई? हल्का सा एक और कंसेप्ट है, समझेंगे ताकि हम अगली क्लास में ढंग से पढ़ पाए बढ़िया तरीके से। मैं नहीं थका हूं यार, तुम नहीं थक सकते, मेरे को मजा आ रहा है पढ़ाने में, तुम भी मजे लो खूब। किसी को मजे नहीं आ रहे तो 1 मिनट के लिए पॉज करो, रेस्ट करो, फिर चालू कर दो, ठीक है। थकना नहीं, थकना मना है, जो थक गया फिर वो रह जाएगा, और रहना नहीं हमको। 2 सिचुएशंस बनाता हूं यार, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2, इधर भी एक सिचुएशन बनाता हूं, ये मीडियम 1, ये मीडियम 2। रेयर डेंसर की बात करने वाला हूं, ध्यान से समझना। मैं बोलता हूं कि ये वाला जो मीडियम है वो रेयर है, और ये वाला जो मीडियम है वो डेंसर। ये मैं बोलता हूं ये वाला जो मीडियम है डेंसर, और ये वाला जो मीडियम नीचे वाला वो है रेयर, ठीक है। रेयर यानी कि पार्टिकल्स की डेंसिटी कम, डेंसर यानी कि पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा, लोग ज्यादा, ठीक है। मैं बोलता हूं रेयर से एक लाइट आई, हाँ भाई आई होगी, इंसिडेंट रे है, नॉर्मल बना देते हैं, थोड़ा नीचे लिख देता हूं मीडियम 2, ठीक है जी। रेयर से लाइट आई, क्या कहते हैं इसको, इंसिडेंट रे आ रही है जी। होता क्या है जब रेयर से डेंसर जाती है, डेंसर यानी काफी ज्यादा लोग, यानी कि फिर नॉर्मल की तरह बेंड करती है लाइट, बेंड याद है ना, बेंड करती है लाइट नॉर्मल की तरफ, यानी कि रेयरर टू डेंसर अगर लाइट जाती है तो बेंड्स, इसको नोट कर लेना, बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। वही याद है ना, अगर भीड़, अगर कम एरिया से, जो खुला खुला एरिया से भीड़ भाड़ वाले में जाएंगे तो लोग भीड़ भीड़ के चलेंगे, ठीक है, तो नॉर्मल के पास आ जाती है लाइट। लेकिन वहीं पे अगर डेंसर से रेयरर जाती है, ठीक है, वहीं पे अगर डेंसर से रेयरर जाती है मेरी कोई भी लाइट, ठीक है, M1 बना दिया, M1 लिख रखा है ना, ये नॉर्मल है मेरा, तो होता क्या है, ये बेंड करती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से फिर दूर भागती है। जब खुला एरिया मिल गया तो कहीं भी भागो, यानी कि जब डेंसर टू फिर रेयरर जा रहे हैं तो बेंड अवे, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई? बहुत इजी बात थी। अगर रेयरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल के पास लाना, अगर डेंसर से रेयरर जा रही है, रीजन भी आपको पता लग गया, तो नॉर्मल से दूर लेके जाना, ठीक है। एक प्रॉब्लम कराता हूं आपको, बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी मेरी बातें। नोट नहीं किया था तो थोड़ा सा पीछे जाओ, नोट करो, रुको नहीं, ये मत सोचो आगे वाला समझ लेते हैं फिर नोट करेंगे, बार बार नोट करो, पॉज करते चले, समझो। मैंने बोला कि वाटर एंड एयर के बीच में रिफ्रैक्शन करके दिखाओ, रिफ्रैक्शन का डायग्राम ना वाटर और एयर के बीच में, ठीक है, जिसमें लाइट की जो डायरेक्शन रखना वो रखना वाटर टू एयर, वाटर टू एयर रखना। बनाइए 3 2 1। देखो मैं बोलता हूं जी ऊपर हमारा एयर है, नीचे मेरा वाटर है। सबको पता है एयर रेयर है, वाटर डेंसर है, वाटर गाढ़ा होता है, ऐसे समझ लो यार। अभी भी डेंसर रेयर नहीं समझ आया तो, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यार, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, लगता है भाई बच्चों को बातें समझ में आ रही हैं, ठीक है। यहां पर लिखता हूं वाटर, इंसिडेंस है, ये इंसिडेंट रे है, और रिफ्लेक्टेड रे। देखिए बस यही बनाना था हमको, ध्यान से समझना। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस लो, इसको मार्क कर दो, इसको बता दो कि हमारी इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब आगे देखो क्या बताना, वही मेन है। वाटर टू एयर बोला है क्या यार, मैंने एयर टू वाटर कर दिया, वाटर टू एयर। सबको पता है कि वाटर हमारा डेंसर है, एयर हमारा रेयरर है। रेयरर जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल से दूर, यानी कि इससे दूर बनानी है हमको। समझ में? ये क्या हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये क्या हमारी रिफ्रैक्टेड रे। क्या मेरी बात समझ में आ गई?
क्या ढंग से सारी बातें आ रही हैं। अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होने वाली है। अगर आपने लेक्चर को बढ़िया तरीके से एंजॉय किया, आपको समझ में आई सारी बातें, आपको फील हुई कि मेरी एनर्जी डाउन नहीं हुई है, तो कमेंट बॉक्स में बताओ। चैनल को लाइक कर दो। चैनल को कैसे लाइक करोगे यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने यार दोस्तों को, बताओ। पूरी सीरीज लाने वाले हैं यार, मैं कोशिश करूंगा सभी चैप्टर्स को करा दूं, नहीं तो फिजिक्स के तो मैं कंप्लीट ही करूंगा पक्का। अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तो थैंक यू।